उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक कि अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। स्वामी विवेकानंद का ये विचार है और ये कथन हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए यह कथन तो अपने दिमाग और ज़हन में बैठा के रख लो। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन पाओगे, ये बात याद रखना दोस्तों। आज है 13 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं विद्या जी के पॉइंट और इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। करंट अफेयर्स की इस वीडियो लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, तब वीडियो देखना शुरू करना। और जब वीडियो देख लो और जब वो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। किस राज्य ने न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रतिष्ठित ट्रैवल लिस्ट 2025 में पर्यटकों के घूमने लायक दुनिया की 52 खास जगहों में चौथा स्थान हासिल किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। पहले स्थान पर है इंग्लैंड का जेन ऑस्टेन शहर। दूसरे स्थान पर है गैलापागोस द्वीप समूह। तीसरे स्थान पर है न्यूयॉर्क के संग्रहालय और चौथे स्थान पर है हमारा राज्य असम। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि असम भारत का प्रवेश द्वार है। अगर आपको पता हो तो इससे पहले हमारे देश में असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असम में चेराई देव मोइदम नामक एक प्राचीन स्थल है, जो वहाँ पर अहोम साम्राज्य जो था उसके दौरान 13वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के दौरान वो स्थल बनाया गया था। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। इसके अलावा असम का पिरामिड भी यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, वो भी असम में पाया जाता है। जितनी भी बातें मैंने बताई है ये इसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आर्थिक अपराधियों की ओर से विदेश में जमा किए गए धन का पता लगाने के लिए इंटरपोल ने किस तरह के नोटिस जारी करने की नई मुहिम शुरू की है? दोस्तों, इंटरपोल ने भी सिल्वर नोटिस शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिल्वर नोटिस। यह नोटिस इंटरपोल ने विदेश में जो आर्थिक अपराध करके भाग जाते हैं उनके धन का पता लगाने के लिए शुरू किया है। इंटरपोल की स्थापना याद करिए 7 सितंबर 1923 को हुई थी ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। अभी इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। इंटरपोल 8 तरह के नोटिस अभी जारी करती है। रेड नोटिस गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। जो 8 प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं उसका नाम है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल और यूएनएससी स्पेशल नोटिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। अभी सिल्वर नोटिस जो शुरू किया है ये पहली बार जारी भी हो गया। पहला नोटिस इटली के अनुरोध पर जारी किया गया है। वहाँ के किसी माफिया के संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी गई है इस सिल्वर नोटिस के माध्यम से। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने यह मिशन शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य है जो वहाँ के युवा हैं उनके कौशल, ज्ञान और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना। और इस मिशन का आदर्श वाक्य है संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि।
स्वामी विवेकानंद की जो जन्म तिथि है 12 जनवरी, उस पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र की किस विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ है? तो भारत अभी आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस 2025 जो होने वाला है, इसके मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रबोवो सुबियांतो। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ होगा? तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन होगा, यह वहाँ की राजधानी देहरादून में होगा। मकर संक्रांति के दौरान पतंग महोत्सव कहाँ होता है, जिसका मुख्य आकर्षण टेरेस टूरिज्म है? तो दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव पुराने अहमदाबाद शहर में होता है और वहाँ पर ये टेरेस टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस हो चुका है। टेरेस टूरिज्म का मतलब होता है कि वहाँ की जो छतें हैं, वे मकान के छत जो है किराए पे लोग देते हैं पतंग उड़ाने के लिए। उसको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से सजाया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है पतंग उड़ाने के लिए, जिसको देखने के लिए देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। वहाँ के भोजन का आनंद लेते हैं, वहाँ के संस्कृति का आनंद लेते हैं पर्यटक। तो ये बात आप याद रखिएगा। अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो वहाँ की जो जीडीपी होगी उसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ा जाएगा। इसमें क्या होगा, ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि जब हम देश में विकास करते हैं, जो भी विकास कार्य होते हैं, जो भी उद्योग धंधे हैं, उसके माध्यम से प्रदूषण भी पर्यावरण में फैलता है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है, उसका उपयोग होता है, वन और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, तो उसकी लागत को घटाना होगा जीडीपी से। तो इस तरीके से ग्रीन जीडीपी की यह अवधारणा का मतलब है और इसमें अभी पहला राज्य भारत का बन गया है जो वन पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्य को इसमें शामिल करेगा, इसमें जोड़ेगा। अभी जो वन रिपोर्ट आई है लेटेस्ट 2023 की, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है और वन प्रतिशत के मामले में ये भारत में पहले स्थान पर है। जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो साइमन कुजनेट्स ने दिया था 1944 में। और हरित जीडीपी क्या है, तो अभी आपको मैंने बताया कि आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखा जाता है कि जब आपने कोई विकास हुआ, जब भी कोई आर्थिक प्रगति होती है तो साथ में पर्यावरण को भी नुकसान होता है, तो उसको भी, उस नुकसान को भी शामिल करना होगा जीडीपी में। विश्व बैंक ने इसका एक फार्मूला भी दिया है, ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी। एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद में से आपको माइनस करने होंगे प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को, उसकी लागत को, और पारिस्थितिकी तंत्र का जो क्षरण होता है उसको भी माइनस करना पड़ेगा। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत वाटिका विकसित किया है? तो यह विकसित किया है उत्तराखंड की सरकार के वन विभाग ने। इससे पहले रामायण वाटिका भी वहाँ की सरकार ने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। महाभारत वाटिका में जो महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 37 तरह के जो पौधों की बात हुई है, ये पौधे आपको इस वाटिका में देखने को मिलेंगे। तो ये एक नई पहल है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार तटीय राज्यों में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है गुजरात का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लॉजिस्टिक यानी माल की जो ढुलाई होती है, माल का जो परिवहन होता है, उसकी बात हो रही है। ये छठी रिपोर्ट है
और यह केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी होती है। स्वदेशी पैरासीटामोल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा, जो विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। अभी पैरासीटामोल बनाने के लिए कच्चे माल दूसरे देशों से हमें आयात करने पड़ते हैं और स्वदेशी पैरासीटामोल को बनाने का काम करेगी सत्यादिप्ता फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसकी जो नई तकनीक है, जो स्वदेशी तकनीक है, इसको खोजा है CSIR ने। इसका सही उत्तर है। महिला उद्यमिता मंच ने फराल सकी पहल के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य के मीरा भयंदर नगर निगम के साथ साझेदारी की है? तो यह जो नगर निगम है यह महाराष्ट्र में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। महाराष्ट्र ने यह फराल सकी पहल शुरू की है और वहाँ के मीरा भयंदर नगर निगम ने शुरू की है। किस राज्य सरकार के द्वारा बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है? तो उड़ीसा की सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। जो अभी दिसंबर में काफ़ी जो वहाँ बारिश हुई उससे वहाँ पर 30% फसलों को नुकसान हुआ है। उसके बाद ऐसा फैसला सरकार ने लिया है। कुत्ते के किस नस्ल को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमालयन शिपडॉग, जिसे गद्दी कुत्ता भी कहते हैं। हिमालयन शिपडॉग को भारतीय पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालयन शिपडॉग हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, और विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह कुत्ता पाया जाता है। ये कुत्ते की चौथी प्रजाति है जिसे यह मान्यता मिली है। इससे पहले राजपलायम, चिप्पीपराई, मुधोल हाउंड, ये कुत्ते के 3 ऐसे नस्ल हैं जिनको यह मान्यता मिल चुकी है। इस नस्ल के कुत्ते की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि बड़े सिर और खोपड़ी, सीधी पीठ, गहरी छाती और घुमावदार पूंछ के साथ उनके पास सुंदर घना कोट होता है। हिमाचल प्रदेश के आवेदन पर इसे यह मान्यता दी गई है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ होगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक कहाँ होगी? तो यह स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में इसकी बैठक होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। इस बैठक की थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 में कहाँ होगी? यह समिट फ्रांस के पेरिस में होगी। इससे पहले 2024 में दक्षिण कोरिया के सियोल में यह समिट हुई थी और उससे पहले 2023 में ब्लेचले पार्क यूके में यह समिट हो चुकी है। टाटा मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इस मैराथन का इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है मोहम्मद फराह को। ये ब्रिटिश सोमालियाई धावक हैं और इनको द मोजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा 2024 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? दोस्तों, परीक्षा में एकदम भिड़ने वाला यह सवाल है और इसका सही उत्तर है दोस्तों नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए।
नीरज चोपड़ा ओलंपिक में जो 2024 में हुआ उसमें हमारे देश के लिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और फाइनल मैच में अरशद नदीम से हार गए थे जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये गोल्ड मेडल भाला फेंक में जीते थे पाकिस्तान के तरफ से। इस पत्रिका को खेलों की बाइबिल भी कहा जाता है। पहले खो खो विश्व कप के लिए भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन बनाए गए? तो भारतीय पुरुष टीम के कप्तान बनाए गए प्रतीक वेकर को। 10,000 भारतीयों का जीनोम इंडिया डेटाबेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, जीनोम का मतलब होता है माता पिता से मिलने वाले आनुवांशिक गुणों का समूह। हमारे जीनोम न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, और जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है, जिसकी बात की जा रही है, जीनोम इंडिया डेटाबेस में जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, उस डेटा का सीक्वेंसिंग किया जाएगा। तो सीक्वेंसिंग का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग। इससे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार होगा और लोगों को पर्सनलाइज चिकित्सा दी जा सकेगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको किस तरीके की चिकित्सा दी जाए। तो इससे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो को तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई है, जबकि वे जुलाई 2024 का चुनाव हार गए हैं? तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। आप जानते हैं कि वेनेजुएला की राजधानी है काराकस और वहाँ की मुद्रा है बोलीवर। पी जयचंद्रन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये दोस्तों गायक थे। तमिल में, तेलुगु में और हिंदी में भी ये गाते थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो यह अनुमान है 6.6% का। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इससे पहले आपको हमने बताया था कि एनएसओ ने 6.4% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अंतर्देशीय जल नौवहन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश इसके लिए किया जाएगा। स्टैटिक जीके सेक्शन के तहत आज हम लोग बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे इम्पॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। बेहद आसानी से समझ में आएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। यानी किस प्रकार की संस्था है? स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। शुरू में यह एकल सदस्यीय निकाय था, कहने का मतलब सिर्फ इसमें एक ही सदस्य होते थे, लेकिन 1993 में इसे बहुसदस्यीय आयोग में परिवर्तित किया गया। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। याद रखिएगा, ये पंचायत और नगर निगम के चुनाव नहीं कराता है भारत का चुनाव आयोग। कौन कौन से चुनाव कराते हैं यहाँ पर ध्यान से आप देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो
तब तक वे रहते हैं। अगर वो 6 साल कंप्लीट कर लेते हैं, 65 साल भले ना हो तो वे रिटायर हो जाएंगे, और अगर 65 साल कंप्लीट हो जाए और 6 साल पूरा ना हो तब भी वो रिटायर कर जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही होती है, जिससे उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। क्योंकि उसको स्वतंत्र होना है तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, वही प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ था, यानी कि एक दिन पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी। भारत में मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वीप नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और स्वीप का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। याद रखिएगा, यह मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा सी विजिल ऐप चुनाव आयोग का है, जिसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की घटनाओं की तत्काल रिपोर्टिंग की जाती है। ई एपिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसका फुल फॉर्म है, और इसका उद्देश्य है, यह ऐप जो है ना वो डिजिटल रूप में वोटर आईडी प्रोवाइड करता है, जिसे मतदाता अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था। केरल राज्य के पाराऊर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। इसके बाद 1979 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया, जिससे ईवीएम का उपयोग कानूनी रूप से मान्य हो गया, यानी कि इसका प्रयोग को कानूनी मान्यता दी गई। इसके बाद 1998 में जब इसको कानूनी मान्यता मिल गया तो उसके बाद 1998 में इसे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया। कानूनी मान्यता के बाद 1998 में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन उससे पहले सबसे पहले 1982 में किया गया था। कानूनी मान्यता के बाद पूछा जाएगा प्रश्न तो आपको 1998 उत्तर देना होगा। और 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, आम चुनाव, पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग हुआ। तो किस आम चुनाव में, किस लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ? तो 2004 के लोकसभा चुनाव में। 2013 से भारत में ईवीएम के साथ वीवीपैट, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यह प्रणाली मतदाता को यह सत्यापित करने का मौका देती है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को हो गया कि नहीं। वीवीपैट से पता लगता है कि आपने जिसको वोट दिया क्या उसी को वोट पड़ा, ये आप देख सकते हैं। उससे जो एक पेपर निकलता है उससे आप देख सकते हैं, उस स्लिप में देख सकते हैं। 2014 के आम चुनाव में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। 2019 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में वीवीपैट का प्रयोग हुआ। इस तरीके से जो भी निर्वाचन आयोग से इम्पोर्टेंट तथ्य थे आपको बताए गए, ये आपको पता होना चाहिए। लगातार रिवाइज करते रहिए, हमारे वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे करंट अफेयर से वो आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब आपने वीडियो देख लिया है तो सबसे पहले जाके अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। 3 काम आपको करना है, और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर इस पे अपलोड किए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।